हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा ही रही थी कि तभी छाया ने झटके से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं नीति, हम तो दोनों ही बच्चे हैं। चंद्रकला चाची हम दोनों की ही बात नहीं मानेगी। एक काम करते हैं, मैं अपनी माँ से कह देती हूँ कि वो चंद्रकला चाची से बात करे। चाची मेरी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। नीति ने ये सुनते ही खुशी से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ छाया, ये तो सबसे अच्छा होगा, चलो चलते हैं। ये कहते ही दोनों वहाँ से नंदिनी की तरफ बढ़ने लगे। नंदिनी के पास जाकर छाया और नीति दोनों ने अपने मन की बात नंदिनी के सामने रख दी। पहले तो नंदिनी ने खुद ही मना कर दिया, लेकिन जब वो दोनों जिद पर ही अड़ गए तो नंदिनी को भी हार माननी पड़ी। नंदिनी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं चंद्रकला से बात कर लेती हूँ, फिर बलवीर भैया आप दोनों को जीप से हवेली छोड़ाएंगे। ये कहकर नंदिनी चंद्रकला से बात करने के लिए वहाँ से निकल गई। जहाँ चंद्रकला बैठी हुई थी वहीं पर भजन मंडली भी बैठी हुई थी, तो वहाँ पर शोर भी बहुत था। इसीलिए नंदिनी ने चंद्रकला को इशारे से अपने पास बुलाया। चंद्रकला उठकर नंदिनी के पास गई तो नंदिनी ने चंद्रकला के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, चंद्रकला, दरअसल छाया और नीति यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गई है और सत्संग तो अभी काफी लंबा चलने वाला है, इसीलिए वो दोनों चाहती हैं कि वो हवेली चली जाए। नीति रात में वहीं पर सो जाएगी और कल सुबह तुम ले जाना उसे। नीति इस बारे में तुमसे बात करने से डर रही थी, तो इसीलिए उसने मुझसे कहा। चंद्रकला ने वहीं से उन दोनों की तरफ देखा तो दोनों मासूम सा चेहरा लेकर खड़ी हुई थी। लेकिन कल रात को उस यज्ञ के दौरान नीति के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद से चंद्रकला नीति को कहीं पर भी अकेले नहीं भेजना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं नीति पर फिर से बुरी शक्तियां हावी ना हो जाए। यही सब सोचते हुए चंद्रकला ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं नहीं नंदिनी, नीति को मैं अकेले हवेली नहीं भेज सकती। नीति की कल से ही तबीयत ठीक नहीं है। इस पर नंदिनी ने कहा, चिंता मत करो चंद्रकला, हवेली में दाई अम्मा तो है ही, वो नीति का पूरा ख्याल रखेंगी और रात भर छाया के साथ रहेगी तो वैसे भी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चंद्रकला को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो नंदिनी को मना कैसे करे। वो ये सोच ही रही थी कि तभी नंदिनी ने फिर से कहा, ज्यादा सोचो मत चंद्रकला, मुझ पर भरोसा रखो और भेज दो। लेकिन जब चंद्रकला ने इस बारे में अच्छे से सोचा तो उसे नीति का हवेली जाना थोड़ा ठीक भी लग रहा था। उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा, वैसे अगर नीति हवेली चली जाती है तो इसमें कुछ बुरा तो नहीं है, बल्कि अच्छा ही है, क्योंकि नीति वहाँ पर सुरक्षित भी रहेगी। छाया के साथ खेलने से थोड़ा अच्छा लगेगा और यहाँ पर नीति के जाने के बाद मैं और रेशमी दोनों मिलकर यामिनी पर नजर भी अच्छे से रख पाएंगे। आखिर में चंद्रकला ने निर्णय लेते हुए कहा, ठीक है नंदिनी, अगर तुम कह रही हो तो मैं भेज देती हूँ, लेकिन दाई अम्मा को बोल दीजिए कि वो दोनों को कहीं पर भी बाहर ना जाने दे। नंदिनी ने चंद्रकला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ चंद्रकला, मैं बोल दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नंदिनी वहाँ से वापस छाया और नीति को ये खुशखबरी देने चली गई कि चंद्रकला मान गई। जैसे ही दोनों ने ये बात सुनी, दोनों खुशी के मारे उछल पड़े। इसके बाद नंदिनी ने दूर खड़े बलवीर को अपने पास लाया और उसे समझा दिया कि इन दोनों को अच्छे से घर छोड़ दो। बलवीर ने हामी भरी और उसके साथ ही तीनों वहाँ से जाने लगे। लेकिन तभी छाया ने देखा कि जिस औरत को यामिनी ने औषधि दी थी, वही औरत सबके लिए चाय लेकर आ रही थी। ये देख छाया ने कहा, नीति, मुझे तो ना पहले चाय पीनी है, चाय पीकर ही यहाँ से चलते हैं। ये सुन नीति ने कहा, नहीं नहीं छाया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है चाय पीने का, तुम पी लो। नीति ने तो मना कर दिया था, लेकिन छाया ने बलवीर की तरफ इशारा किया और बलवीर छाया के अंदर के साए का इशारा समझ गया। वो उस औरत के पास से 2 कप चाय उठाकर ले आया। चाय लाकर जब उसने एक कप छाया को और दूसरा कप नीति को दिया तो नीति ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं बलवीर भैया, मुझे नहीं चाहिए चाय। नीति की बात सुन छाया ने उससे कहा, क्या नीति, अब जब भैया ले आए हैं तो इनका मान रखने के लिए ही पी लो। नीति का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी नीति ने उस चाय का कप ले लिया और दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते छाया की आंखें
नीति को देखते हुए फिर से चमक रही थी। वहीं दूर बैठी यामिनी भी नीति को चाय पीते देख मन ही मन खुश हो रही थी। चाय खत्म करके दोनों वहां से हवेली के लिए निकल गई। नीति और छाया के जाने के बाद अब उस औरत ने वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को भी चाय पिलाना शुरू कर दिया। सत्संग करते हुए काफी समय भी हो गया था और बहुत से लोगों को नींद भी आने लगी थी, इसीलिए किसी ने भी चाय के लिए मना नहीं किया। सिर्फ कुछ बच्चे जरूर थे जिन्होंने चाय के लिए मना किया, तो वो औरत उन बच्चों के लिए दूध में औषधि मिलाकर ले आई। इतने लोगों में सिर्फ यामिनी ही एक थी जिसकी चाय में औषधि नहीं मिली हुई थी। एक एक करके सबने अब चाय पीनी शुरू भी कर दी थी, लेकिन यामिनी की नजर तो सिर्फ चंद्रकला और रेशमी पर थी कि वो दोनों कब चाय के घूंट पीना शुरू करेंगी। और आखिर दोनों ने उस चाय का एक एक घूंट ले ही लिया, जिसे देख यामिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद यामिनी ने उन पर नजर रखना बंद कर दिया। अब यामिनी वहां पर टहलते हुए ये देख रही थी कि बाकी सब लोग भी चाय पी रहे हैं कि नहीं, और यामिनी ये देखकर काफी खुश थी कि वहां पर मौजूद सभी लोगों ने चाय पी ली थी, यहाँ तक कि नंदिनी ने भी। बाकी सबने तो चाय पी ली थी, लेकिन चंद्रकला ने अपनी चाय के सिर्फ 2-3 घूंट लेकर उसे अपने पास में रखा ही था कि तभी उसकी चाय को किसी की ठोकर लग गई और वो चाय वहीं पर गिर गई। चंद्रकला ने देखा कि कोई लड़का था जिस पैर से गलती से ठोकर लग गई थी। उस लड़के ने माफी मांगते हुए कहा, दीदी दीदी माफ कर दीजिए, वो गलती से हो गया, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर वो लड़का चाय लेने जाने ही वाला था कि चंद्रकला ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी वैसे भी चाय पीने की इच्छा नहीं थी, जब इच्छा होगी तो मैं लेकर पी लूंगी। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। यामिनी भी अच्छे से पुष्टि करके अपनी जगह आकर बैठ गई थी। वहीं उधर छाया और नीति जीप में हवेली की तरफ बढ़ रही थी। चाय ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों को ही अब हल्की हल्की नींद आने लगी थी। बलवीर वैसे तो हवेली के पास में पहुंच गया था, लेकिन वो जानबूझकर जीप इधर से उधर घुमा रहा था ताकि दोनों को जीप के अंदर ही नींद आ जाए। बलवीर जीप के अंदर के कांच में पीछे बैठे उन दोनों को लगातार देख रहा था। तभी बलवीर ने देखा कि एकाएक दोनों वहीं जीप की सीट पर ही लुढ़क गए और गहरी नींद में चले गए। ये देख अब बलवीर ने जीप को हवेली की तरफ घुमा दिया। वहीं छाया के होश होते ही छाया के अंदर की पूजा का कोई काम नहीं रह गया था, इसीलिए उसने उसी वक्त छाया का शरीर छोड़ दिया। जीप जैसे ही हवेली के आगे जाकर रुकी तो बलवीर जीप के पीछे गया। छाया को गोद में उठाते हुए उसे हवेली के अंदर ले गया। जैसे ही बलवीर हवेली के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि दाई अम्मा अभी भी जगी हुई थी। दाई अम्मा ने बलवीर और छाया को अंदर जाते हुए देखा तो दाई अम्मा ने बलवीर से पूछा, अरे बलवीर बेटा, तुम लोग तो बड़ी जल्दी आ गए, बाकी लोग कहाँ हैं? इसका जवाब देते हुए बलवीर ने दाई अम्मा से कहा, बाकी सब लोग वहीं पर है दाई अम्मा, छाया को नींद आ रही थी इसीलिए इसे घर ले आया। कहते हुए बलवीर छाया को उसके कमरे की तरफ ले गया। छाया को उसके बिस्तर पर लिटाकर खुद वहां से बाहर की तरफ निकल गया। बाहर नीति अभी भी जीप में सोई हुई थी। बलवीर आकर जीप में बैठा और जीप को शमशान घाट की तरफ ले गया। वहीं सुरेश के घर पर अभी तक किसी के भी ऊपर चाय का असर नहीं हुआ था, जिसे देख याम थोड़ी चिंतित हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, अभी तक कोई भी चाय पीकर बेहोश क्यों नहीं हुआ है? पत्थरभुज बाबा की औषधि असर नहीं कर रही है या उस औरत ने चाय के अंदर औषधि मिलाई ही नहीं। यामिनी ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। वहीं चंद्रकला अभी भी पूरी तरह भजन में मग्न थी। तभी चंद्रकला ने देखा कि जितने भी बच्चे थे वो सब एक एक करके अपनी माँ की गोद में सोने लगे थे। ये बात चंद्रकला को थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन ये सोचकर चंद्रकला इस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि बच्चे हैं, जल्दी नींद आने लगी होगी। पर तभी उसका ध्यान भजन मंडली की तरफ गया। उसने देखा कि भजन मंडली अब बहुत धीमी आवाज में भजन गा रही थी। उनके भजन गाने में भी अब जरा भी जोश नहीं रहा था। वो लोग भी अब उबासियां लेते लेते भजन गा रहे थे। देखते ही देखते
वहां मौजूद सभी लोगों को उबासी आने लगी थी। कुछ कुछ तो पैर पसार कर धीरे धीरे सोने भी लगे थे और जिन लोगों ने शर्म के मारे खुद को जबरदस्ती जगा रखा था, वो लोग वहीं पर धड़ाम से गिर गिर कर बेहोश होने लगे। सब लोगों को इस तरह बेहोश होता देख चंद्रकला अब काफी ज्यादा डर गई थी। उसने यामिनी की तरफ देखा तो यामिनी अपनी कुर्सी पर एक पैर पर दूसरा पैर डालकर चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए हुए बैठी थी, जिसे देख चंद्रकला पूरी बात समझ गई कि ये सब यामिनी का ही किया धरा है। तभी उसकी नजर रेशमी पर पड़ी। अब तो रेशमी भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और वो भी अपनी जगह पर ही बेहोश हो गई। ये सब होता देख चंद्रकला गुस्से में उठकर यामिनी की तरफ बढ़ने को ही हुई थी कि तभी उसे भी चक्कर आ गया और लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गई। धीरे धीरे अब चंद्रकला की भी आंखें बंद होने लगी थी। ये देख यामिनी अपनी कुर्सी से उठकर चंद्रकला की तरफ बढ़ने लगी। चंद्रकला जमीन पर आधी अचेत हालत में पड़ी हुई थी। वो जबरदस्ती अपनी आंखें खुली रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यामिनी चंद्रकला के चेहरे के पास जाकर बैठ गई। क्या बात है चंद्रकला, तुम तो पूरे मायापुर को बचाने की बातें किया करती थी, पर ये क्या, तुम तो अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाई और बिना सोचे समझे भेज दिया उसे छाया के साथ। ये सुनते ही चंद्रकला के होश उड़ गए। वो समझ गई कि छाया का उसको बुलाकर अपने साथ लेकर जाना ये सब एक जाल था। अपने होश खोती चंद्रकला यामिनी को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। नहीं मालकिन, ऐसा ऐसा मत कीजिए, आपकी दुश्मन से है। नीति को कुछ मत कीजिए, वो अभी बच्ची है। ये कहते कहते चंद्रकला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते चंद्रकला भी अब अपने होश खो चुकी थी। चंद्रकला के बेहोश होते ही यामिनी बाहर खड़ी अपनी जीप में बैठकर खुद ही उसे चलाते हुए शमशान घाट की तरफ जाने लगी। जितेंद्र और कटीली शुरुआत से ही सुरेश के घर पर मौजूद थे और वो ये सब होता हुआ देख रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी इन सब गांव वालों को बेहोश करके ऐसा क्या करने वाली है। कटीली ने चिंतित होते हुए जितेंद्र से कहा, जितेंद्र ये सब हो क्या रहा है? यामिनी के खुरापाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? जितेंद्र ने भी कुछ सोचते हुए जवाब दिया, पता नहीं कटीली, लगता है ये यामिनी कोई बड़ा खेल खेलने वाली है। ये सुनते ही कटीली बीच में ही बोल पड़ी, जितेंद्र, कहीं रेशमी मालती की बोतल यामिनी के लिए ही तो नहीं लेकर आई थी और ये खुद तो कोई प्रयोग नहीं करने वाली है। जितेंद्र ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं कटीली, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यामिनी रेशमी को तो नहीं बेहोश करती। लेकिन वो देखो, जमीन पर रेशमी भी बेहोश पड़ी हुई है। अब कटीली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने जितेंद्र से कहा, जितेंद्र, मुझे लगता है हमें अंगुना को ये सब बताना चाहिए। जितेंद्र ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ कटीली, यही सही रहेगा। मायापुर में कुछ तो बड़ा घटित होने वाला है, उसके पहले ही हमें अंगुना को मायापुर में बुला लेना चाहिए। जितेंद्र के ये कहते ही दोनों वहां से अंगुना की दुनिया की तरफ जाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ बलवीर नीति को लेकर शमशान घाट पहुंच गया। उसने जीप को बाहर रोका और नीति को गोद में उठाते हुए शमशान घाट के अंदर ले गया। पत्थरभुज बाबा बड़ी ही बेसब्री से नीति और यामिनी का इंतजार कर रहे थे। पत्थरभुज बाबा ने देखा कि नीति तो आ गई थी, लेकिन यामिनी अभी तक नहीं पहुंची थी। ये देख पत्थरभुज बाबा ने बलवीर से पूछा, क्या बात है बलवीर, यामिनी कहाँ रह गई? जवाब देते हुए बलवीर ने कहा, बाबा, मालकिन चंद्रकला और गांव के लोगों को बेहोश करके बस पहुंचने ही वाली है। आप तब तक बाकी तैयारियां कीजिए। ये सुनकर पत्थरभुज बाबा ने बेहोश नीति को हवन कुंड के सामने बैठाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। इधर नीति के ऊपर पत्थरभुज बाबा अपना प्रयोग सिद्ध करने वाले थे और उधर चंद्रकला अभी भी सुरेश के घर पर बेहोश पड़ी हुई थी। आखिर बेहोश चंद्रकला कैसे बचाएगी अपनी बेटी नीति को यामिनी और पत्थरभुज बाबा के चंगुल से? और क्या यामिनी आज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या पूरे गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी?